हाँ बच्चों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन की बात करेंगे। और इनडेफिनेट आपका लगभग पूरा हो गया है। तो इसमें आपको ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इसको कह सकते हैं आप मैथ्स का। और इसमें प्रॉपर्टी भी अब आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टी के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों में इसका यूज होगा, खासकर फिजिक्स में भी यूज होता है। तो थोड़ा सा इसको टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे इसके। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसी को बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित का मतलब ये है कि अभी तक हम क्या करते थे कि ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और अभी तक हम ये बात करते थे कि ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। इसको हमें अब हम x की वैल्यू यहाँ क्लियर करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x बराबर a से x बराबर b तक। यानी ये पूरा जो एरिया है, ये जो दिख रहा है आपको, जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये पूरा कहा जाएगा a, और इसकी वैल्यू होगी आपकी a टू b y dx। अब हमें ये क्लियर रहता है कि हमें a से b तक एरिया फाइंड करना है इसका y का x एक्सेस के साथ जो भी गिर रहा है। तो हम यहाँ अब c नहीं जोड़ेंगे। साइन ऑफ जो कांस्टेंट होता था अभी तक c आप जोड़ते थे इंडेफिनेट में, वो इधर आप नहीं जोड़ेंगे। तो ज़रा इसका भी मतलब समझते हैं कि ये पूरी चीज़ है क्या, ये क्यों एरिया दे देती है इस भाग का। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम ओरिजिन से, मूल बिंदु से x दूरी पर, मूल बिंदु से x दूरी पर एक स्ट्रिप काटेंगे यहाँ पे, जिसकी चौड़ाई होगी dx। ये स्ट्रिप की चौड़ाई बहुत छोटी लेना है। dx का मतलब होता है डिफरेंशियल लेंथ, और बहुत छोटी लेंथ x अक्ष पे अल्प अवयव dx चौड़ाई का, या लंबाई कह सकते हैं, अल्प अवयव। इस अवयव की जो चौड़ाई है वो कितनी है, dx, लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इस एक एलिमेंट हम यहाँ पर कट करते हैं। अब ये कोई निश्चित आकृति नहीं है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन के मेथड से फाइंड करें। तो ये होगा आपका y आपका वेरी करेगा a से b तक। कभी ये y है, कभी ये y है, कभी ये y लिया जाएगा। तो y वेरी करेगा और dx को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर मैं एक पट्टी को यहाँ से काटूँ जो दूसरे कलर में बनी है लाल के अतिरिक्त, तो उस पट्टी को मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, वैसे ही पट्टी छोटी होती है। तो इस पट्टी की चौड़ाई हमने यहाँ ली है dx, और इसकी लंबाई कितनी है y। तो एक पट्टी का क्षेत्रफल हम इस पट्टी को क्या मान के चलेंगे, आयताकार। और जो ये थोड़ा सा इसका कर्व पार्ट है ऊपर ये वाला, ये नेग्लेक्ट मानते हैं, इसको आयत ही हम मानेंगे। तो एक पट्टी का क्षेत्रफल जो होगा, ये आप क्षेत्रफल में भी इस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे। तो एक पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा y dx। अगर हम a से b तक की सारी पट्टियाँ ऐड कर दें तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है a से b तक का हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली एरिया शो करता है चिन्ह सहित। अगर एरिया का जिक्र नहीं है तो ये चिन्ह सहित एरिया देता है, यानी नेगेटिव एरिया है तो नेगेटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो सारी पट्टियों को ऐड कर देते हैं हम, यही इंटीग्रेशन। और इसका बेसिक मतलब होता है समेसन, जोड़ना। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है समेसन, और डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, उसका मतलब होता है चेंज ऑफ ए वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो आपने अभी तो इसकी बेसिक मीनिंग देखा, ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो a टू b y dx आपका शो करता है एरिया को। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हैं, अब आपको इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, और y की वैल्यू यहाँ दी जाएगी, क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लीजिए 0 से 2 पाई साइन dx, इस तरह। तो a टू b हो गया, ये y हो गया। तो इस तरह प्रॉब्लम बनेंगे। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टी भी हैं जो हम एरिया के आधार पर भी सीख सकते हैं, और उनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब क्रम से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी पट्टी को हम बोलते हैं स्ट्रिप। तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी होती है P1 a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है a टू b एफ टी डी टी, यानी चेंज ऑफ वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। या चर को बदल दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब चर चेंज करने पर मान नहीं बदलता, चेंज ऑफ वेरिएबल।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम t की जगह x कर दें और फंक्शन वही रहने दें तो इसकी निश्चित समाकलन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक उदाहरण लें कि 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो ये इक्वल होगा 2 से 3 टी स्क्वायर डी टी के, क्योंकि एरिया वही देगा, बस बेसिकली आपका ये चर बदल रहा है बस। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप एरिया के हिसाब से भी इसे देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होगा और ये y एक्सेस होगा, ये x एक्सेस होगा। इसी तरह y इक्वल टू टी स्क्वायर है तो यहाँ आप ग्राफ खींचेंगे t के और y के बीच, तो t और हाँ y एक्सेस पर हम क्या लेंगे t और इधर लेंगे x, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स था तो टी स्क्वायर डी टी, तो इसका आपका बनेगा ये टी एक्सेस है तो ये टी स्क्वायर, तो ये 2 से 3 तक एरिया बराबर देगा क्योंकि फंक्शन वही है तो वैल्यू बराबर आएगी उसकी, इसलिए इक्वल हो जाते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी होती है चेंज ऑफ लिमिट E2, और चेंज ऑफ लिमिट का मतलब है ये ए, अच्छा एक चीज़ और मैं बात कर दूँ, ए टू बी वाई डी एक्स जो हमने पढ़ा, इसमें ए क्या होती है लोअर लिमिट और बी क्या होती है अपर लिमिट, उच्च सीमा। ठीक, ये लोअर है ये अपर है, ये इंटीग्रांड है और ये डी एक्स ये शो करता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी लिमिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस साइन आ जाता है। तो ये वेक्टर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एक बार हम लेफ्ट से राइट ऐड कर रहे हैं, जब राइट से लेफ्ट ऐड करेंगे तो माइनस आना आ जाएगा, यानी अगर मुझे लिमिट इंटरचेंज करनी हो तो एक माइनस साइन में लगा सकता हूँ। यानी मैं एक उदाहरण लूँ इसमें, अगर तो 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ 1 से 2 कर लूँ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स कुछ भी हो, इसी को मैं लिख सकता हूँ -2 से 1, यानी अपर को लोअर और लोअर को अपर बनाना हो तो हम माइनस साइन बाहर लगा देते हैं। तो ये चेंज ऑफ लिमिट वाली प्रॉपर्टी इसे कह सकते हैं। ये चेंज ऑफ वेरिएबल था, ये चेंज ऑफ लिमिट, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज करेंगे। तो लिमिट चेंज करना होगा, लोअर को अपर, अपर को लोअर, तो माइनस साइन आएगा। ये थर्ड में आते हैं। थर्ड को आप इस तरह ग्राफ से ही देखें, वाई ये एक्स, ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हमें मान लीजिए ऐड करना है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम इसके बीच में एक वैल्यू ले रहे हैं c, इसके बीच में एक वैल्यू ले रहे हैं c, तो c पे हम एक ये वर्टिकल लाइन खींच दें। हमें अब हम देखिए ज़रा एरिया के हिसाब से इसे सोचेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इससे हमें पूरा एरिया मिलेगा, ये पूरा एरिया है इसे बी तक का। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यही चीज़ को ये कहूँ कि मैं पहले ए से सी तक ऐड कर लूँ और फिर सी से बी तक ऐड कर लूँ तो ये क्या इसके इक्वल होगा ए टू बी के, बिल्कुल होगा। यानी इसको अगर हमें लिमिट को ब्रेक करना हो, बस कंडीशन ये रहेगी कि जो सी है दिस शुड बी लाई बिटवीन ए एंड बी, यानी सी ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा। इसी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ए टू सी और सी टू बी, और फंक्शन वही है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो चेंज ऑफ लिमिट, इनफैक्ट इसे हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसका अगर जनरलाइजेशन आपको करना है तो आप कई पॉइंट ले लेंगे बीच में, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइजेशन इसका जरूरी नहीं एक पार्ट में ही तोड़ें, आप कई पार्ट में से तोड़ सकते हैं। ए बी इधर हो, मान लीजिए C1 C2 C3 कई पॉइंट हो तो हम बिल्कुल इस तरह इसको लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये इक्वल होगा ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 से C2 एफ एक्स डी एक्स प्लस C2 से C3 एफ एक्स डी एक्स। इस तरह ऐड करते जाएंगे और सबसे लास्ट में आएगा, इधर मान लेते हैं CN है, किसी भी भाग में तोड़ सकते हैं, तो ये होगा CN से B एफ एक्स डी एक्स, तो इसके इक्वल होगा। तो हम जितने भी प्रकार से तोड़ना चाहें सुविधा के अकॉर्डिंग उस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं हमेशा, फंक्शन वही अगर है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें तोड़ने की। तो अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसको किंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी 4। तो मैं इसका पहले जनरल फॉर्म लिखता हूँ, इसे प्रूव भी करेंगे और फिर
इसकी पर्टिकुलर फॉर्म देखेंगे। ए टू बी ये बिना कंडीशन के कहीं भी लगाई जा सकती है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये हमेशा इक्वल होगा इसके। ये हम किसी भी सवाल में लगा सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। पर्टिकुलर ये होती है कि हम एक जीरो कर दें, यानी बी को ए मान लें, तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एक लिमिट जीरो हो तो जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इसके इक्वल होता है। ये पर्टिकुलर हो गई, जनरल प्रॉपर्टी है। तो इस पे बहुत सारे सवाल हैं और इसको हमें ढंग से इसकी प्रैक्टिस रखना। चलिए पहले हम यही देखते हैं कैसे इक्वल होता है। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड। तो सबसे पहले हम इसमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ पे सिंगल राशि लानी है एफ एक्स, तो हम पहले किसी को टी मान लेते हैं। पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, और जो मानते हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। तो एक्स का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का एक। अब लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि जब यहाँ डी एक्स होता है इधर तो ये एक्स की वैल्यू होती है, क्योंकि हम स्टेप काट रहे हैं एक्स में। और जब यहाँ डी टी आएगा तो हमें टी की वैल्यू यहाँ रखनी होगी। तो चलिए पहले ये वैल्यू रख दीजिए एफ, इसकी जगह टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या आई है माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर लगा दिया डी टी। अब हमें टी की लिमिट यहाँ रखनी होगी, तो जिसके संगत जो लिमिट आएगी वही लेंगे। तो हमने क्या पुट किया था, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू था टी। तो x का मान एक बार a है और x का मान एक बार b। जब x a है तो t कितना आएगा, x की जगह a रखिए तो a कैंसिल हो जाएगा, t आएगा b। और जब x b है इधर b रखेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तब आपका t कितना आएगा a। तो लोअर लिमिट कौन सी थी a, इसके रिस्पेक्ट में क्या आई लिमिट b, तो यहाँ लोअर के करस्पॉन्ड में जो भी आई वो यहाँ लिखी जाएगी, अपर में जो आई वो लिखी जाएगी। अब हम यहाँ चेंज ऑफ लिमिट लगाते हैं। चेंज ऑफ लिमिट लगाएंगे तो एक माइनस मिलेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ लिख देंगे चेंज ऑफ लिमिट की प्रॉपर्टी जो लिखी है, आप प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ चेंज ऑफ लिमिट। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा एफ टी डी टी, और लिमिट हो जाएगी अब ए टू बी। अब हमें यहाँ चाहिए एक्स, तो अब हम चेंज ऑफ वेरिएबल लगा देंगे। आप चेंज ऑफ वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी होती है उसे लिखेंगे आप। तो चेंज ऑफ वेरिएबल में हम t को क्या लिख सकते हैं x। लिमिट अगर वही है तो फंक्शन वही है, बस हम वेरिएबल t की जगह x कर रहे हैं, तो एरिया में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, लगभग 70% क्वेश्चन में ये लगेगी। और एक और है इधर कि इसको आप कहीं भी लगा देते हैं जहाँ अप्लाई नहीं भी होना है तो भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई कंडीशन इसमें नहीं होती। लेकिन जहाँ फ़ायदा नहीं वहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं, तो आप वहीं लगाएंगे जहाँ पे इससे फ़ायदे हैं। यही कहिए कि अभी बड़े सवाल आएंगे तो जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है इसको लगाने से, तो हमेशा फ़ायदा होगी ऐड करने में। फिर प्रॉपर्टी देखते हैं। फिर प्रॉपर्टी है आपकी, इसको आप कह सकते हैं सम में सम वाली, माइनस या लिमिट हाफ करने वाली देख लेते हैं। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू a बाई टू एफ एक्स डी एक्स। ये लिमिट आधा करने की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। देखिए लिमिट a थी और इधर कितनी हो गई a बाई टू, यानी अगर हमें लिमिट आधी करना है तो 2 का गुणा हम कर देते हैं, यहाँ लिमिट हाफ कर देंगे, इधर 2 का गुणा। लेकिन ये कैसे आता है और कब कब संभव है, इसकी कंडीशन भी है, हमेशा नहीं लिख सकती। ये चीज़ जो ये प्रॉपर्टी है तभी पॉसिबल है जब एफ ए माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स की। अगर ये नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो ये मस्ट कंडीशन है इसकी। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 से 2a हो यहाँ तो एफ एक्स डी एक्स, इसमें अब लिमिट आधी होगी तो a बचेगी, 2 का गुणा होगा इधर एफ एक्स डी एक्स। यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ कंडीशन रहेगी कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो, एफ एक्स के। उसी तरह मॉडिफाई कर लेंगे आप। बेसिकली ये लिमिट हाफ करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। 6(1) में आते हैं। 6 में आपका -a to a इस फॉर्म में जब लिमिट दी एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या खास बात दिख रही है इसमें, लिमिट जितनी नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव, यानी वैल्यू इनकी सेम है।
तो इसकी वैल्यू दो प्रकार से अब निकाली जाएगी। एक बार इसकी वैल्यू जीरो भी होगी, एक बार डबल होगी। तो जीरो कब होगा? जब एफ एक्स, इसी की वैल्यू जीरो होगी जब एफ एक्स विषम फलन होगा। तो विषम फलन क्या होता है? ऑड फंक्शन। ये विषम तब होता है कोई फलन जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर किसके आवे? माइनस एफ एक्स। उस केस में जीरो होगा। और एक केस में होगा 2 इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये तब होगा जब एफ एक्स सम है। एफ एक्स क्या है? सम, इवन। सम फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? सम होने की शर्त होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जरूरी नहीं कि हर फंक्शन सम या विषम हो ही। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो ना सम है ना विषम है, जो हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, कुछ उदाहरण ले लें जैसे सम विषम की। मान लीजिए क्वेश्चन है माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स। अब हमें इसको हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है? एफ एक्स साइन एक्स। तो अगर ये विषम है तो ये माइनस ए टू ए है, वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ज़रा चेक करिए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो साइन माइनस एक्स यानी माइनस साइन एक्स, और इसी को लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। साइन एक्स की वैल्यू रख देंगे एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। कोई भी यहाँ पे विषम फंक्शन हो, किसी भी फॉर्म में हो, वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी। इस पर भी काफ़ी सवाल बनते हैं। तो ये थी आपकी, और हाफ हो गया। बस एक आध प्रॉपर्टी और है, इसको बाद में देख लिया जाएगा। बस मुख्य प्रॉपर्टी यही है। अब हम आपको एनसीईआरटी के सवाल में ले चलते हैं, कुछ और सवालों को भी देखेंगे, फिर चौथी प्रॉपर्टी का कहाँ कहाँ यूज है उसकी बात करेंगे। सिंपल क्वेश्चन पहले देखते हैं। और इनको याद भी रखेंगे तो और ही अच्छा है। 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू 2 आती है, और 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स, ये भी 2 आती है। चलिए इनको देखते हैं पहले कैसे आती है। पहला वाला देखते हैं। पहला है आपका साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने का तरीका भी आपको देखना है। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। लिमिट आएगी 0 टू पाई, लोअर लिमिट इधर, इंटीग्रेशन होने के बाद ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट को एक बार इधर लिखेंगे इस तरह। कोई कांस्टेंट चीज़ होती तो इधर इंटू बनी रहेगी। अब हम इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? पाई, और माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 0। कॉस पाई क्या होता है? -1, और कॉस 0 -1। ये कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह कॉस का भी सॉल्व करेंगे। कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स। लिमिट 0 टू पाई, तो 0 टू पाई में कितना आएगा? ये साइन पाई, इंटीग्रेशन के बाद माइनस साइन 0। साइन पाई 0, ये 0, सॉरी ये 0 होता है, 2 साइन वाला है। ठीक है, ये वैल्यू 0 आएगी। इस तरह आपको सॉल्व करना है। लिमिट भी बदलनी पड़ सकती है, यानी पहले बिल्कुल हम जनरल बात करें तो ये कह सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम इंटीग्रेट किए, माना इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आया। ये पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर यहाँ एक बार लिमिट लगाएंगे। इसके बाद एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन होने के बाद। चलिए, तो अब मैं चलता हूँ चौथी के जो एप्लीकेशन है उन पे। चौथी प्रॉपर्टी के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ज़रा उनको देखते हैं। पहला जो है वो ये है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर n अपॉन कॉस एक्स की पावर n प्लस साइन एक्स की पावर n डी एक्स। इस रूप का कोई भी फंक्शन हो, n यहाँ पे जो दिख रहा है, n आपका यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, n यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है। n आपका भिन्न में भी चलेगा, यानी n की वैल्यू आप 1/2, -3/2 और 2020 कुछ भी ले सकते हैं। हर जगह वैलिड होगा और हर केस में ये आंसर देगा π/4। तो इसको π/4 बाद में लिखते हैं। अब इसको और कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है ज़रा देखते हैं। ये तो हमेशा आएगा
और अगर इधर कॉस भी है तो भी आएगा, यानी ये इक्वल होगा इसके 0 to π/2 cos x की पावर n अपॉन cos x की पावर n और प्लस sin x की पावर n। इसका भी यही भी ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू आएंगी π/4। ठीक है। अब मैं इसमें अगर डिवाइड कर दूं इसमें cos x की पावर n से तो क्या हो जाएगा, यही 0 to π/2 cos x की पावर n से डिवाइड किया तो tan x की पावर n, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा tan x की पावर n। इसी में मैं फिर tan x की पावर n से डिवाइड कर दूं या साइन से कर देता इसमें तो ये आपका आएगा dx अपॉन 1 प्लस cot x की पावर n। ये भी उसी फॉर्म में बदल, ये सब इक्वल होंगे क्वेश्चन, इन सब के मान आएंगे आपके π/4। तो पहले तो ये देखिए कैसे आते हैं। और भी यहाँ n की वैल्यू हाफ लेके अंडर रूट भी लगा सकते हैं, जैसे ये है 0 to π/2 रूट साइन एक्स dx, ये आपकी किताब में क्वेश्चन है, रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स dx। तो इसका मान भी π/4 होगा क्योंकि n कितना हो गया, हाफ, और n पे आंसर डिपेंड नहीं करता, इस π/4 में कहीं n नहीं, यानी n की वैल्यू कुछ भी हो आंसर π/4 आएगा, इनमें से कोई फॉर्म दी। चलिए निकाल करके देख लेते हैं पहला ही फॉर्म, इसको आपको ध्यान रखना है पहले। चलिए इसे प्रूव करते हैं, इसको i मान लेते हैं इंटीग्रेंड को, तो 0 to π/2 साइन एक्स की पावर n dx अपॉन साइन एक्स की पावर n प्लस cos x की पावर n। तो इसको हम इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेंगे। अब हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं और लिख देंगे यहाँ 0 to a, यहाँ 0 है तो पर्टिकुलर y लगेगी 0 to a f of a minus x dx। तो इसमें अप्लाई कर देंगे ये, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ a की वैल्यू कितनी है π/2, ये तो x की जगह आएगा π/2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स आता है तो पावर n जो कि क्यों रहेगी, यानी साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा और अल्टीमेटली हर की वैल्यू वही रहेगी। cos π/2 माइनस एक्स पावर n। इसे और हल कर लीजिए जरा, साइन, ये पहला वाला हो जाएगा साइन एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x की पावर n, साइन ये वाला cos हो जाएगा और वो साइन और cos साइन हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों को ऐड करते हैं, 1 और 2 को। ऐड करने में सबसे पहले ध्यान देना है कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों की लिमिट समान हो और dx को हम कॉमन की तरह मान के चलते हैं, लिमिट इक्वल हो तभी ऐड होंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड ऐड कर दिए 2i और लिमिट में ये जो 0 to π/2 ये कॉमन होना चाहिए बराबर, तो हमने इसे भी कॉमन ले लिया, आप कह सकते हैं सर, और dx को कॉमन ले लिया, ये भी कह सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा, जो इनको छोड़ के चीज़ें हैं उन्हें लिखिए, हर दोनों के बराबर हैं, बहुत गौर से देखें तो ये चीज़ें सीधे ऐड हो जाएंगी, सीधे ऐड होने के बाद आपको जो मिलेगा वो कट के 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचा आपका बेसिकली 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट आएगी 0 to π/2, ये कितना मिला π/2 माइनस 0, तो ये 2i की वैल्यू कितनी थी π/2, दिस इम्प्लाइज i क्या होगा π/4। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन थे इसके फोर्थ के, इसका सबसे ज़्यादा यूज होना है। अब हम जरा इसकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टी को हम इस तरह कह सकते हैं, a to b f(x) dx इक्वल टू होता है a to b f of a प्लस b माइनस x dx की, ये इक्वल होता है। यहाँ से भी हम कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं कब इससे हमें फ़ायदा होती है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, a to b f(x) dx अपॉन f(x) प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, इस रूप का क्वेश्चन हो, या a to b f(x) f a प्लस b माइनस x dx अपॉन f(x) हर वही हो और f a प्लस b माइनस x, ये भी हो, तो इन दोनों के आंसर आते हैं b माइनस a/2। इस रूप के क्वेश्चन का आंसर आता है b माइनस a/2। अभी इसको देख लेते हैं, ये
अगर a प्लस बी माइनस एक्स इस तरह हो रहा है तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, b माइनस a/2। इसको हम जनरल वाले में भी लगा दें, पर्टिकुलर वाले में लगा दें तो भी आएगा। एक वैल्यू a की 0 हो जाएगी, b की वैल्यू a हो जाएगी, उसी तरह रख देंगे तो भी आएगा। लेकिन ये चीज़ होल्ड करना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए y, ये है पूरा y आपका, y आप बोलते हैं dx को छोड़कर ये पूरा y होता है, ये एक फंक्शन है, यहाँ ये है y। तो आपको बस यही देखना होगा कि y क्या है, और y में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह प्लस बी माइनस एक्स रख के ऐड करते हैं। तो इस पर भी कुछ उदाहरण लेते हैं छोटा सा, और आंसर देखते हैं b माइनस a/2 किस तरह आ रहा है। तो 2 to 3 √x बटे √x प्लस 5 माइनस एक्स dx, ये क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू ये अगर वही उसी से कंपेरिजन करें तो b माइनस a/2 होना चाहिए। b कितना है 3, a कितना है 2, तो b माइनस a/2 यानी क्या आना चाहिए, इसका मान हाफ। ये भी होते हैं, ये हमने कैसे जाना कि यही है। आप इसको गौर से देखें, अगर आप f(x) इसे माने, यानी आप f(x) को क्या माने √x, तो ये f(x) है, ये भी f(x) है, और ये क्या है, ये है आपका f(2 + 3 - x), दैट इज √5 - x। तो इस आधार पर हमें पता चलेगा। बाकी लगाने के लिए आप फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के ऐड करेंगे, इस तरह लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो गिवन है, ये क्वेश्चन 1 मान ली। अब हम इसी में फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जनरल वाली, उसको आप लिखेंगे इधर, जब भी लगाएंगे बगल में दिखाएंगे उसे, a + b - x dx। अब हम इसी में प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये होगा 2 से 3, x की जगह आएगा 2 + 3 - x हर जगह, और इधर भी आएगा 2 + 3 - x, और इधर भी रखा जाएगा 2 + 3 - x। ये x 5 5 कैंसिल हो जाएगा, x पर बचेगा, ये इक्वेशन 2। अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, 1 धन 2 को, दिस इम्प्लाई 2i = 2 से 3, और ये होगा √x, और हर बराबर है, ये 5 - x है, ये √x आएगा, तो ऐड हो जाएगा ये सीधे, ये भी 1 आएगा dx, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 से 3 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और लिमिट 2 से 3, तो ये होगा 3 - 2, तो 2i बराबर कितना है 3 - 2 यानी 1, तो i कितना आएगा 1/2, इस तरह ये आता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंपटीशन में भी पूछे गए हैं, बस आपको कोशिश करके पहचानना है कि ये f(x) और f इस पर बना है कि नहीं। अब आप कितने भी क्वेश्चन इससे बना सकते हैं घुमा फिरा के किसी भी तरह से, तो अगर आप पहचान जाएंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, लॉग वगैरह भी, कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। अगर f(x) मानने से ये सब हो रहा है व्यापक, तो हमेशा वैल्यू इसकी b - a/2 होगी, आप हमेशा लिख सकते हो। एक उदाहरण और लेते हैं, टू टू 4 log x dx बटे log x प्लस log 6 - x, तो ये भी वही, इसकी वैल्यू होगी b - a/2, ये दैट इज़ 1। तो ये f(x) है, यहाँ f(x) क्या है log x, तो ये f(x) और f(x) प्लस f, और ये है आपका a + b - x, इसलिए ऐसा हो जाएगा। इसमें ही फोर्थ लगा के ऐड करेंगे, 1 आएगा, उसी तरह से भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ मॉड वाले क्वेश्चंस देखते हैं, और ग्राफ से भी उनको कर सकते हैं, और बिना ग्राफ के भी, तो अभी बिना ग्राफ पे ही आपको सीखने हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो बिना प्रॉपर्टी के हैं उनको भी देखते हैं, 12th लेवल वाले।
इधर लिख देता हूँ पहले, अल्फा टू बीटा dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहाँ वैल्यूज़ की पाई आती है, गिवन है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जीरो टू वन साइन वर्स एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी आंसर लिख लेता हूँ पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पहला। तो पहले क्वेश्चन में जब भी आपको मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस तरह की प्रॉब्लम बताया था, जब ऑलरेडी यहाँ फैक्टर दिए हों रूट के अंदर, वैसे तो हमने सीखा है कि अंडर रूट क्वाड्रेटिक हम परफेक्ट स्क्वायर बना के करते थे, लेकिन अगर ऑलरेडी फैक्टर दिए हैं तो आप किसी एक को टी स्क्वायर मान के करेंगे। चलिए इसकी कैलकुलेशन देख लें। अल्फा टू बीटा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैं एक्स माइनस अल्फा को टी स्क्वायर जोन कर लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएट भी कर लीजिए इसे टी के रिस्पेक्ट में। अल्फा का 0, टी स्क्वायर का होगा 2t। अब पूरा इसे टी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ लिमिट भी बदल लेंगे। तो एक बार x का मान क्या है, अल्फा। जब x अल्फा है तो टी स्क्वायर क्या, और टी क्या होगा 0। और जब x बीटा है तो t होगा आपका अंडर रूट बीटा माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा होगी। ठीक है, तो t आ गया और t की दोनों वैल्यू आ गई। चलिए लोअर अल्फा के करस्पॉन्ड में क्या आया है 0, और बीटा के करस्पॉन्ड में आया है बीटा माइनस अल्फा। dx की वैल्यू क्या आई है 2t dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर, और इधर x की वैल्यू रखिए आप, x होगा टी स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा एज इट इज रहेगा। अब टी स्क्वायर से t बाहर आएगा, t बाहर आके t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और भी बचेगा 2dt बटे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा। इसी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये कॉन्स्टेंट है पूरा, तो यहाँ फॉर्मूला आपका ये वाला बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग वाला। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ फिर लिमिट लगाएंगे। ये होगा आपका 2 log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा, इसका होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। और लिमिट है आपकी 0 से अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो चलिए देखते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा रखिए इधर, तो 2 log अच्छा बीटा मान, मैंने एक चीज़ ध्यान, मैंने अल्फा बड़ा मान के क्वेश्चन ये किया। चलिए इसको ऐसा करते हैं अभी, लेकिन ये फाई नहीं मिलेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आपको ये लगा दिया है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये लीजिए, उसमें फिर पाई वैल्यू नहीं आएगी इसकी, इसको ये कर देता हूँ, बाकी सही हो जाएगा। ये ध्यान देंगे इधर, मैं यहाँ बड़ा मान के चला हूँ अल्फा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा बीटा से बड़ा लेके चले तब ये वैलिड हो पाएगा भाई, तभी तो ये रूट अल्फा माइनस बीटा आपका पॉजिटिव रहेगा। ये क्या है इधर, इसको चलिए इसको पूरा हटा देता हूँ, दोबारा देख लेते हैं। ये है आपका अंडर रूट एक्स माइनस, मैंने गलत से लिख लिया था, अल्फा टू बीटा अंडर रूट के अंदर है आपका एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, मैं एक्स माइनस बीटा लिख लिया हूँ, तो इसका पाई आएगा। और अब ठीक है, अब वही कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, वो कैलकुलेशन भी ठीक थी, लेकिन वो उस केस में सही है। इधर आपका ये है असली क्वेश्चन, और पाई हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैलकुलेशन उसी तरह होगी अभी भी। तो अल्फा टू बीटा
और डी एक्स अपॉन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं पहले एक्स माइनस एल्फा और बीटा माइनस एक्स। किसी एक को टी स्क्वायर मानना होता तो हमने एक्स माइनस एल्फा को मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो 2t, अब टी में कन्वर्ट करिए और ये अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा आई थी, यहाँ तक कॉमन है और ये आएगा 2t dt और अंडर रूट टी स्क्वायर और बीटा माइनस एक्स की वैल्यू रखते हैं अब यहाँ और ये होगी आपकी एक्स की वैल्यू इधर से टी स्क्वायर प्लस एल्फा और यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एल्फा माइनस टी स्क्वायर। इस तरह टी से टी कैंसिल होगा, 2 बाहर आएगा और 0 से अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा, टी से टी कट जाएगा, ये टी बाहर आके इससे कट जाएगा। अपॉन में बचा है बीटा माइनस एल्फा, इसी को हम लिखेंगे अब बीटा माइनस एल्फा अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये साइन वाला बनेगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला। तो ए और ये एक्स, तो बस सीधे फार्मूला लगा दी तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू है रूट बीटा माइनस एल्फा। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा तो 2 से अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा। चलिए अपर लिमिट रखते हैं पहले, 2 अपर लिमिट क्या है अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा और एक पहले से है बीटा माइनस एल्फा और माइनस साइन इनवर्स टी की वैल्यू अब 0 आएगी तो ये 0 हो जाएगा सर, ये कट के 1 होगा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 तो ये पूरा क्या आएगा पाई। एक क्वेश्चन मैंने और लिखा था 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स और अपॉन में था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए इधर आप किस तरह से हल करेंगे, आप सोचेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आ सकता है, तो साइन इनवर्स एक्स हमें दिख रहा है तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे टी। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, पहले से टी में कन्वर्ट कर लीजिए पूरा। जब x 0 है तो t क्या आएगा 0, जब x 1 है तो t कितना आएगा पाई बाई 2, इसकी वैल्यू t और डी एक्स अपॉन इतने की वैल्यू डी टी और t का क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आ जाएगी 0 to पाई बाई 2 तो पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 0, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड वाला भी एक आंसर देख लेते हैं, एक्स ई घात माइनस एक्स, ये हम अभी बिना प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। 0 to 1 एक्स ई घात माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 1 लिमिट है और ये आंसर इसका है 1 माइनस 2 अपॉन ई। चलिए इसको भी देखते हैं, हम सीधे इसको इंटीग्रेट करेंगे और फर्स्ट सेकेंड से, तो इसको एक्स को पहला और ई की पावर एक्सपोनेंशियल को दूसरा, क्या होता है पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन ये -1 dx, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये प्लस हो गया है फिर माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स ई घात माइनस एक्स और माइनस ई घात माइनस एक्स। तो लिमिट आपकी थी 0 to 1 तो 1 रखिए पहले, x जगह 1 होगा ये आएगा, अब x जगह 0 होगा, माइनस 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 प्लस हुआ फिर माइनस तो ये भी प्लस हुआ ई घात है तो 1 अपॉन ई कितना हो जाएगा 2 अपॉन ई और ये कितना है 1 तो 1 माइनस 2 अपॉन ई, यही हमें चाहिए था। तो लिमिट में थोड़ा ध्यान देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में कैलकुलेशन का ध्यान देंगे। अब अगली प्रॉपर्टी में हम
किंग प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और किस तरह उन्हें अप्लाई करना है देखते हैं। तो पहला है इसमें आपका, अब मैं जो बेसिक एग्जांपल है उसको लेना चाहता हूँ, तो चलिए इसी को देख लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें आपकी सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी। और इसको आप एक हिसाब से कई बार इसको करके स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद भी रखेंगे इसे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर साल कहीं ना कहीं सेट में पूछा जाता है, ये बोर्ड में बहुत आया है। 0 to π/2 log sin x dx, या किसी की जगह ये पूछा जा सकता है, अगर फोर्थ लगा देंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, π/2 - x ये हो, तो ये इक्वल टू ये हमेशा होंगे, फोर्थ लगा के देख सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू आती है -π/2 log 2, ये प्रूव करने के लिए आएगा। इसी को हम लिख सकते हैं π/2 log 1/2, माइनस इधर लगा दें, तो ये दोनों आंसर पॉसिबल हैं। और इसको बहुत ढंग से देखेंगे, इसमें लगभग सारी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएंगी। इंटीग्रेशन तो कम ही करना है, प्रॉपर्टी के ज़्यादा यूज है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू से इसको देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको यहीं से, साइन से। तो चलिए इधर से हम इक्वेशन 1 मान के देखते हैं। इसको दो भागों में बांट लेते हैं क्योंकि दोनों भाग लगेंगे। चलिए इधर देखते हैं, I = 0 to π/2 log sin x dx, ये इक्वेशन 1। अब हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 to a f(x) dx बराबर होता है 0 to a f(a - x) dx। तो चलिए फोर्थ अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin π/2 - x। मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, cos x हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। और एक एक स्टेप इसका आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज बिना इसके ये होगा नहीं, प्रॉपर्टी ही लगेंगी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए कोशिश भी ना करेंगे। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, एक एक स्टेप इसका ध्यान रखिएगा, इसको कम से कम 4-5 बार सब लोग जरूर करें। तो 2i = 0 to π/2 dx कॉमन आएगा, log sin x + log cos x dx। अब log की प्रॉपर्टी से हम इंटू में लिख सकते हैं। तो 2i = 0 to π/2 log sin x × cos x। इंटू में लिखने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं अंदर ही कर देंगे ये। अब हमें -n लगाएंगे इधर, 0 to π/2 ये sin 2x हो जाएगा, तो log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 बचेगा, log 2 dx। एक लाइन और आगे लेंगे, मैं कलर बदले देता हूँ। अगली लाइन आएगी आपकी 2i = 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2 बाहर आएगा और 1 dx। 1 का क्या होगा, x। अब हम एक लाइन और लेंगे, 1 का x, तो ये पाई log 2 बचेगा माइनस का। तो 0 to π/2 log sin 2x माइनस पाई log 2, ये पूरा आएगा। अब हम इसको डाल रहे हैं इक्वेशन 2। अब इधर ध्यान दीजिए, पाई log 2 तो आंसर भी है। अब हम इतने को अलग से सॉल्व करके दिखाएंगे, और इसको हम किसी भी तरह से इस इक्वेशन 1 में जो i दिया है 0 to π/2 log sin x dx उसमें बदलेंगे। अगर ये i के बराबर हो गया, ये पूरी चीज़ अगर ये i हो गई तो क्या हो जाएगा, ये 2i = i माइनस π/2 log 2। i इधर आएगा लेफ्ट में, तो i = ये आंसर हो जाएगा। यानी अब हमें इसको i के बराबर दिखाना है इक्वेशन 2 में, इसको i के इक्वल। तो इसको आप अलग से i1 मान लें, तो i1 की वैल्यू i अगर आ गई तो हमारा काम खत्म हो जाएगा और ये यहाँ रख के घटा दिया जाएगा। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। 0 to π/2 log sin 2x dx। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इधर 2x है और हमें चाहिए 1 में x, तो हम इसी को t मानते हैं। चलिए, तो 2x को t अज्यूम किया, लिमिट चेंज होगी, 0 पर तो 0 ही रहेगा, इधर पाई हो जाएगा, और log sin t, और dx की वैल्यू होगी dt/2। अब एक चीज़ से फुर्सत हुए तो दूसरे में दिक्कत हो गई। इधर t की जगह x तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब लिमिट डबल हो गई। लिमिट हमें क्या चाहिए, π/2। तो अब हमें क्या सोचना होगा यहाँ से कि हम लिमिट हाफ करके 2 का गुणा कर सकते हैं कि नहीं, तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, 0 to a f(x) dx
बराबर होता है 2 इंटू 0 टू a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स की, यानी लिमिट को आधा करके 2 का गुणा कर देते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब एफ ए माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स की। तो यहाँ एफ एक्स क्या है? लॉग साइन टी, और ए क्या है? पाई। तो साइन पाई माइनस 2 क्या होता है? साइन टी, इसलिए यहाँ लगा सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट इसमें 2 का गुणा करूँगा और लिमिट को हाफ कर दूँगा। 1/2 पहले से था, और चेंज ऑफ वेरिएबल से टी की जगह में एक्स कभी भी लिख सकता हूँ, बस बगल में लिख देंगे चेंज ऑफ वेरिएबल से। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो I1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये समीकरण 1 से आई है, तो बस इसको हम 2 में पुट कर देंगे आई, और आई को फिर लेफ्ट ले आएंगे तो आंसर प्रूव हो जाएगा। इसको आप 2-3 बार हल करके ज़रूर रखें, और जितनी भी प्रैक्टिस कर सकें करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और रिजल्ट भी इसका याद रहे तो बहुत ही अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इसे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी इतना याद रखें 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स होता है ये, ठीक है।